हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और अपने टर्म वन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो है क्लास 12 की अकाउंटेंसी के बारे में। और जो चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं वो है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज इशू ऑफ शेयर्स। तो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एंड देखते हैं आगे कि क्या है। अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ कंपनी। सबके माइंड में ये चीज़ आई होगी कभी ना कभी कि आखिर कंपनी क्या है। अब जब भी आप कंपनी के बारे में सोचते हैं तो कुछ ऐसी इमेज आपके सामने आती है। आपको ऐसा लगता है कि एक कंपनी, एक बिल्डिंग होगी जहाँ पर कुछ प्रोडक्शन या कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही होंगी। तो जनरली वो एक फैक्ट्री होती है। कंपनी का जो मीनिंग है वो है एज पर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, जो डिफाइन करता है कि कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु टेक्स देयर मील टुगेदर। द टर्म इज derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड com, मीनिंग विद और टुगेदर, pennies, दैट इज ब्रेड। यानी कि कंपनी जो एक एसोसिएशन है लोगों का, यानी कि लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, दैट इज कंपनी। जो डेफिनेशन है यानी ट्रेडिशनल फॉर्म में अगर हम चलें तो ये कहती है कि भाई कंपनी एक ऐसी एसोसिएशन है लोगों की जहाँ पर वो एक साथ मिल के जो है वो मील लेते हैं। मील टुगेदर का मतलब कि वो खाना मिल के खाते हैं। और ये एक लैटिन वर्ड पे बेस्ड है। कॉम का मतलब है विद या टुगेदर, यानी एक साथ या फिर मिल के आप किसी चीज़ को कर रहे हैं। पेनीज का मतलब है ब्रेड। ब्रेड सभी को पता है कि जो फॉरेन कंट्रीज़ है वहाँ पे जो हम, जैसे हम रोटी कहते हैं कि रोटी कमा रहा है बंदा, दैट इज़ ब्रेड। अर्निंग ऑफ ब्रेड कहलाती है। तो सेक्शन 220 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कहता है that a company means any association of person registered under the present or previous companies act. It is called a body corporate because the persons composing it are made into one body by incorporating it according to the law and clothing it विद लीगल पर्सनैलिटी। यानी कि डेफिनेशन जो है आप कह सकते हैं कि ये कह रही है कि भाई कंपनी का मतलब है एसोसिएशन जहाँ पे लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं, एक साथ रजिस्टर्ड हैं, वो भी प्रेजेंट या प्रीवियस कंपनीज एक्ट में। जैसे कि करेंटली जो कंपनीज एक्ट है वो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, उससे पहले था इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। इट इज़ कॉल्ड अ बॉडी कॉर्पोरेट। इसे बॉडी कॉर्पोरेट बोला जाता है बिकॉज यहाँ पे जितने भी पर्सन होते हैं इस कंपनी को जो फॉर्म जिन्होंने किया होता है वो एक बॉडी कंसिडर किया जाता है उनको, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, एक साथ हैं वो सारे के सारे लोग, तो उनको जो है यहाँ पे बॉडी टर्म जो है वो दिया जाता है। देन यहाँ पे आगे लिखा है इट अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड क्लोजिंग इट विद लीगल पर्सनैलिटी। क्लोजिंग इट विद लीगल पर्सनैलिटी का मतलब है कि जो फर्म्स होती हैं, यानी कि जो एक कंपनीज होती हैं, दे आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। जैसे पार्टनरशिप फर्म के केस में तो टोटली वॉलंटरी होता है, आप रजिस्टर करिए या नहीं करिए, लेकिन फिर भी फेवर में होता है कंपनी, मतलब पार्टनरशिप फर्म के, अगर वो उसको रजिस्टर करें। लेकिन जो कंपनीज होती हैं, कंपनी फॉर्म बिजनेस है, उसके लिए कंपलसरी होता है दैट दे हैव टू गेट इट सेल्फ रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। अब अगर हम बात करें एक और डेफिनेशन की तो वो कहती है कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल आइडेंटिटी with perpetual succession having common seal and whose capital is divided into number of shares। ये बहुत एक सिंपल सी डेफिनेशन है। जनरली ये भी जो आपका कंपनीज एक्ट है उसमें दी गई है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब वी आर नेचुरल, हम लोग कहीं भी आ जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, ऑक्सीजन ब्रीद इन करते हैं, ठीक है। लेकिन जो कंपनी होती है वो क्या करती है, वो ऐसा नहीं कर सकती। वी कैन परचेज एसेट्स ऑन आवर ओन नेम। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई बाइक है, आपके पास कोई कार है, आपके नाम से रजिस्टर होगी, तो आप एक नेचुरल पर्सन है। लाइक वाइज जो कंपनीज होती हैं या जो भी बिजनेस फर्म होती है वो भी अपने नाम से एसेट्स परचेज कर सकती है या बिजनेस करती है नॉर्मली, इसलिए वो आर्टिफिशियल पर्सन है क्योंकि वो मूव नहीं कर सकती। देन क्रिएटेड बाय लॉ, तो अगेन आपको पता है कि जो कंपनीज होती हैं उनको लॉ के अंडर क्रिएट किया जाता है बिकॉज आप लॉ के अंदर रजिस्टर उसको करवाते हैं। हैविंग सेपरेट लीगल आइडेंटिटी या एंटाइटी, तो इसका मतलब सिंपल सा है कि जो कंपनीज होती है उनकी आइडेंटिटी अलग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी कंपनी को पिक करें, फॉर एग्जांपल जैसे जियो है या मतलब रिलायंस है कंपनी, उसका एक पार्ट है जियो, तो जो रिलायंस जियो है वो और जो ओनर है दे बोथ आर टू डिफरेंट पीपल, ठीक है, दे आर नॉट सेम, दे आर टू डिफरेंट पीपल एंड दोनों की जो लीगल आइडेंटिटी है वो डिफरेंट है, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू? देन सिमिलरली विद अ परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कि ये जो कंपनी होती है इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ, लिनेंसी, या फिर आप कह सकते हैं कि इवन जो
इंसॉल्वेंसी होती है किसी भी पार्टनर की, कि किसी पार्टनर की, किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, ओनर की डेथ हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंपनी जो है वो लगातार चलती रहती है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि कंपनी फिक्स लाइफ नहीं होती, बल्कि उसकी लाइफ जो होती है वो परपेचुअल होती है, यानी रिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट वो चलती रहेगी। देन हैविंग कॉमन सील का मतलब है कि कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके ऊपर एक लोगो, ट्रेडमार्क जैसे आप कह सकते हैं, तो वो उनकी एक कॉमन सील कहलाती है, बिकॉज वो हर एक डॉक्यूमेंट पे होगी। सो नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइडेड का जो मतलब है वो ये है कि जो कंपनी की ओवरऑल कैपिटल है, मान लेते हैं कि कंपनी की कैपिटल 10 लाख है, तो जो 10 लाख की कैपिटल है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होगी, यानी कि छोटे डिनोमिनेशंस में डिवाइड होगी, उसी को हम कहते हैं शेयर्स। अब अगर टाइप्स ऑफ कंपनीज की हम बात करें तो कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर होती हैं, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी होती है, अनलिमिटेड कंपनीज होती हैं, 1 पर्सन कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनीज होती हैं, पब्लिक कंपनीज होती हैं, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज होती हैं, एसोसिएट कंपनीज होती हैं, कंपनीज इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टू कैपिटल, फिर उसके बाद गवर्नमेंट कंपनीज, फॉरेन कंपनीज, चैरिटेबल कंपनीज, डोमेंट कंपनीज, निधि कंपनीज, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इतने टाइप की कंपनीज जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। हम इतनी सारी कंपनीज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपके जो सिलेबस में बहुत लिमिटेड है, तो लिमिटेड अमाउंट ही हम पढ़ेंगे। बाकी अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना होगा, बिकॉज इन नियर फ्यूचर जब आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम को देंगे, आप CA CS की प्रिपरेशन करेंगे, तो उसके लिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन दैट टू। तो फिलहाल बात कर लेते हैं कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी की। कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर इसमें पहली कैटेगरी है, तो द शेयर होल्डर्स ऑफ सम कंपनीज माइट नॉट पे द एंटायर वैल्यू ऑफ देयर शेयर इन वन गो। In these companies, the liability of member is limited to the extent of the amount not paid by them on their shares. This means that in case of winding up, members will be liable only until they pay the remaining amount of their shares. तो इसमें होता क्या है, सेक्शन 222 है कंपनीज एक्ट 2013 का, ये कहता है कि भाई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर जो है वो ऐसी होती है जिसमें कि शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो पूरा पैसा जो है वो एक बार में नहीं देते, क्योंकि आपको पता है, आपने क्वेश्चंस भी करे होंगे अब शेयर्स के, तो आपको पता है कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट सेकंड कॉल, इस टाइप से कॉल्स करी जाती है जहाँ पर पैसे लिए जाते हैं। तो कई बार कंपनी क्या करती है, जो कॉल्ड अप कैपिटल होती है वो कंपनी कम कर देती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 रुपये का शेयर है लेकिन कॉल्ड अप कैपिटल जो है वो सिर्फ 8 रुपये है, तो इसका मतलब है कंपनी 2 रुपये नहीं मांग रही है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ रिजर्व कैपिटल, और वो उसको मांगेंगे तब जब स्पेशल इवेंट आएगा, जस्ट लाइक वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। सो ऐसे में जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे पेमेंट के लिए लाइबल होते हैं, लेकिन सिर्फ उतनी अमाउंट पे करने के लिए लाइबल होते हैं जो उन्होंने पे नहीं करी है। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 रुपये का शेयर हमने खरीदा, कंपनी ने एट अ पॉइंट ऑफ टाइम हमसे 8 रुपीज़ मांगे हैं, 2 रुपये नहीं मांगे, तो अगर कंपनी वाइंड अप होती है तो हमारी जो लाइबिलिटी है सिर्फ 2 रुपये की है, यानी कि वील बी लाइबल टू पे ओनली 2 रुपीज़ जो हमने पे नहीं करा है। अगर हमने पूरे पैसे पे कर दिए तो वील नॉट बी लाइबल फॉर दैट, हमसे और पैसे नहीं मांग सकती है कंपनी। देन बी जो है वो है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इन सम कंपनीज द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मेंशंस अमाउंट ऑफ मनी दैट सम मेंबर्स गारंटीज टू पे। अब कई बार क्या होता है, जो कंपनीज होती हैं, जो गारंटी बेस्ड कंपनीज होती हैं, उनमें क्या होता है, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है वो कुछ मेंबर्स को वहाँ पे डिस्क्लोज, मतलब वो कर देता है, स्पेसिफाई कर देता है कि दीज हैव गारंटीड समथिंग एंड ये अमाउंट जो है वो पे करेंगे। इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी दे विल बी लाइबल टू पे ओनली द अमाउंट गारंटेड। तो भाई जो मेंबर्स होंगे उन्होंने जो गारंटी ली होगी अमाउंट की, सिर्फ वही पे करेंगे, और ये है सेक्शन 221 कंपनीज एक्ट 2013 का। अब इस पॉइंट में, यानी कि ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है जो भी हम पढ़ रहे हैं, एंड मैं एक नया वीडियो और अपलोड करूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। सो ये जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है इसमें से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, देखिए सेक्शंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको सेक्शंस दे दिए जाएं, हो सकता है कि आपको ये डेफिनेशन दे दी जाए या कंडीशंस दे दी जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि ये किस सेक्शन में मेंशन किया गया है। तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये कि आप सेक्शंस भी याद करें कि किस सेक्शन में कौन सी चीज़ जो है वो डिफाइन करी गई है, और ये आपको आगे भी हेल्पफुल रहेगी, बिकॉज जब आप बीकॉम ऑनर्स या कुछ भी करते हैं, सिंपल बीकॉम भी करेंगे, उस केस में भी आप जब बिजनेस इकोनॉमिक्स लॉ पढ़ेंगे या फिर इवन अगर आप सीए की प्रिपरेशन करेंगे तो भी आपको ये चीज़ें वहाँ पर हेल्पफुल रहेंगी। देन बात कर लेते हैं अनलिमिटेड कंपनीज की। दीज आर द कंपनीज वेयर लाइबिलिटीज ऑफ इट्स मेंबर इज अनलिमिटेड, हैंस द कंपनी कैन यूज ऑल पर्सनल एसेट्स ऑफ द शेयर होल्डर टू मीट इट्स डेप्थ व्हाइल वाइंडिंग अप देयर लाइबिलिटीज विल एक्सटेंड टू द कंपनीज एंटायर डेप्थ। तो भाई ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी जो है अनलिमिटेड कंपनीज के केस में होती है। यहाँ पर क्या होता है, मेंबर जो होते हैं उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, यानी कि उनकी इवन पर्सनल एसेट्स को भी लिया जा सकता है
कंपनी की डेब्ट्स को पूरा करने के लिए इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, यानी फर्म बंद हो रही है, उसके ऊपर उधार है, सारी एसेट्स बेची जा चुकी हैं, वो उधार पूरा तब भी नहीं हो रहा है, अभी भी उधार बच रहा है, तो उस केस में जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी पर्सनल एसेट्स को भी लिया जा सकता है। नहीं, शेयर होल्डर के पास कार है तो उसकी कार भी कंपनी ले लेगी। तो जनरली जो अनलिमिटेड कंपनीज हैं, इस टाइप की कंपनीज इंडिया में देखने को नहीं मिलती है। यह है सेक्शन 292 कंपनीज एक्ट 2013 का। देन बात आती है कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। वन पर्सन कंपनी या ओपीसी भी कहते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में। These kind of companies have only one member as their sole shareholder. तो इनका जो member होता है वो एक ही होता है और वही उसका sole shareholder होता है. They are separate from the sole proprietorship because OPCs are legal entities distinct from their sole members. तो भाई यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो ये कि यहाँ पे सोल प्रोपरेटरशिप से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो एक पर्सन है, यानी कि जो पर्सन है इसका एक मात्र आप कह सकते हैं कि शेयर होल्डर, वो और जो कंपनी है उन दोनों में डिफरेंस होता है, लीगली वो दोनों अलग अलग होते हैं। अनलाइक अदर कंपनीज, ओपीसीज डोंट नीड टू हैव एनी मिनिमम शेयर कैपिटल। तो जैसे और कंपनीज के केस में तो मिनिमम शेयर कैपिटल होती है, यहाँ पर कोई भी मिनिमम शेयर कैपिटल नहीं होती है। दिस शुड हैव एटलीस्ट वन डायरेक्टर बट नॉट मोर देन 15 डायरेक्टर्स। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है, रीजन एंड असर्शन में भी हो सकता है या फिर ये ट्रू फॉल्स भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई इसमें एक डायरेक्टर होता है और 15 से ज़्यादा डायरेक्टर्स नहीं हो सकते हैं। तो ये सेक्शन है 262 कंपनीज एक्ट 2013 का। आगे बात कर लेते हैं प्राइवेट कंपनीज की। सो प्राइवेट कंपनीज आर दोज कंपनीज वोज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रिस्ट्रिक्ट फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। तो इनका जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो कहता है कि जो शेयर्स हैं, ठीक है, उस पर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, आप उसको फ्रीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, किसी को भी रैंडमली नहीं दे सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ मेंबर, प्राइवेट कंपनीज नीड टू हैव मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200। तो इनके जो मेंबर्स की अगर बात करें तो मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम जो होते हैं 200 होते हैं। दीज मेंबर्स इंक्लूड्स प्रेजेंट एंड फॉर्मर एम्प्लॉयज़ हु ऑल्सो होल्ड शेयर। तो अब ये जो 200 मेंबर है मैक्सिमम जो जा रहा है, इसमें आपके जो पुराने मेंबर्स हैं वो भी होते हैं जिनके पास मतलब, या पुराने एम्प्लॉयज़ जिनके पास शेयर्स हैं, अगर उनके पास शेयर है आपकी कंपनी के तो वो भी इसमें इंक्लूड होंगे। देन ये है सेक्शन 268 कंपनीज एक्ट 2013 का। कई बार इसको ऐसे भी डिफाइन कर देता है एक्ट, मतलब जो एक्ट की डेफिनेशन है वो बहुत ही अलग टाइप की है। उसमें लिखा है कि द प्राइवेट कंपनीज आर दोज कंपनीज विच आर नॉट पब्लिक कंपनी। सिमिलरली लिखा है कि पब्लिक कंपनीज आर दोज कंपनी विच आर नॉट प्राइवेट कंपनी। सो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि पब्लिक प्राइवेट में क्या डिफरेंस है। देन बात आती है पब्लिक कंपनीज। तो एज पर सेक्शन 271 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, अ पब्लिक कंपनी इज दैट कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। ये भी मैंने ऑलरेडी आपको बताया, लेकिन ये डेफिनेशन अब आप ये थोड़ी अलग ही टाइप की डेफिनेशन हो गई कि भाई पब्लिक कंपनी वो है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, तो यहाँ से तो कोई सेंस ही नहीं बनता। पब्लिक कंपनीज अलाउ देयर मेंबर्स टू फ्रीली ट्रांसफर देयर शेयर्स टू अदर। तो भाई ये पब्लिक कंपनीज जो होती हैं ये अपने मेंबर्स को फ्री रखती हैं कि आप इजीली शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं किसी को भी। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इज 7 इसके केस में, और मैक्सिमम नंबर जो है वो अनलिमिटेड है, यानी कितने भी मेंबर्स इसके हो सकते हैं। इट कैन इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब इट शेयर्स। जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो कभी भी शेयर इशू नहीं करती जनरल पब्लिक को नॉर्मली, लेकिन जो पब्लिक कंपनीज होती हैं दे ऑफर देयर शेयर्स टू द जनरल पब्लिक। अब बात कर लेते हैं शेयर्स की, क्योंकि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है शेयर, तो हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर शेयर क्या है। अभी तक हमने कंपनी के बारे में पढ़ा। अ शेयर इज अ सिंगल यूनिट ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी और फाइनेंशियल एसेट। इट इज एसेंशियली एन एक्सचेंजेबल पीस ऑफ वैल्यू ऑफ अ कंपनी which can fluctuate up or down depending on several different market factors। तो भाई ये जो शेयर होता है ये सिंगल यूनिट होती है ओनरशिप की। जनरली जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको वर्चुअल ओनर भी कहा जाता है कंपनी का। यानी कि अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रिलायंस के शेयर खरीद लूँ तो मैं ये बोलूँ कि भाई मैं ओनर बन गया, ओनर नहीं, क्योंकि उनके पास वोटिंग राइट होता है जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास, इसलिए उनको वर्चुअल ओनर्स बोला जाता है। बिकॉज उनको अगर कंपनी प्रॉफिट में होगी तो उनको प्रॉफिट होगा, कंपनी लॉस में होगी तो उनको लॉस भी होगा। तो ये एक टाइप की फाइनेंशियल एसेट है और ये एक्सचेंजेबल होती है अगेंस्ट प्राइस, जो एक्सचेंजेबल पीस है ऑफ वैल्यू ऑफ अ कंपनी जो कि फ्लक्चुएट करती है। यानी कि एक ऐसा पीस है ये वैल्यू का कंपनी की, यानी शेयर का एक पार्ट है जिसको आप एक्सचेंज कर सकते हो किसी से भी, किसी को बेच सकते हो, किसी से खरीद सकते हो, और ये फ्लक्चुएट करता है अप एंड डाउन डिपेंडिंग अपॉन सेवरल मार्केट फैक्टर। तो डिमांड, सप्लाई, उसके बाद कंपनी की परफॉर्मेंस, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इसकी प्राइस को अप एंड डाउन करते हैं। आप कई बार सुनते भी होंगे कि शेयर मार्केट अप चला गया, शेयर मार्केट डाउन चला गया। तो दिस इज द सेम थिंग।
कंपनीज डिवाइड कैपिटल इनटू स्मॉलर यूनिट एज मींस ऑफ रेजिंग कैपिटल। तो ये जो शेयर्स होते हैं ये एक सोर्स ऑफ फंड होता है कंपनी के लिए। कंपनी को जब एक्सपेंशन करना है तो कंपनी क्या करती है, शेयर के थ्रू पैसे रेज करती है। आप शेयर खरीदते हो, कंपनी के पास पैसा जाता है, कंपनी से यूज करती है सो दैट दे कैन एक्सपेंड देयर एरिया ऑफ ऑपरेशन। वो नई फैक्ट्रीज लगा सकते हैं या किसी और मींस में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे कि कंपनी की ग्रोथ हो। अब जब कंपनी की ग्रोथ होगी तो ऑब्वियसली जो ये शेयर होल्डर्स होंगे उनको प्रॉफिट मिलेगा जिसे हम कहते हैं डिविडेंड। तो यही रीजन है कि आप इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स में। शेयर मीन्स अ शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। जनरली जो शेयर है उसका एक मतलब होता है कि शेयर कैपिटल में आपका एक शेयर। अब यहाँ पे शेयर का मतलब है हिस्सा, कि वो पहला जो शेयर है दैट इज जिस शेयर की हम बात कर रहे हैं आप कह सकते हैं कि द डॉक्यूमेंट, क्योंकि जनरली जो शेयर्स होते हैं वो भी एक टाइप की डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी की जो कैपिटल है, जो उसने पैसे लगाए हैं, इन्वेस्ट करे हैं बिजनेस में, उसमें आपको एक हिस्सा मिल रहा है, दैट इज अ शेयर। यह है सेक्शन 284 कंपनीज एक्ट 2013 का। उसके साथ साथ जो शेयर्स होते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज स्टॉक। तो जो शेयर्स होते हैं उनको स्टॉक्स भी कहा जाता है। कई बार आप सुनते होंगे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया, तो ये स्टॉक्स जो है ये शेयर्स ही हैं। द नेचर ऑफ शेयर्स की अगर हम बात करें, द शेयर ऑफ अ कंपनी आर मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। शेयर्स आर ट्रीटेड एज गुड्स अंडर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो भाई जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है 1930 वो कहता है कि जो शेयर्स हैं वो गुड्स की तरह ट्रीट होते हैं। अब सभी को पता है गुड्स क्या होते हैं। गुड्स वो होते हैं जिसमें जनरली हम जब अकाउंटेंसी में डिफाइन करते हैं हम कहते हैं गुड्स का मतलब है वो चीज़ जिसको खरीदा या बेचा जा सकता है या फिर जिसमें एक फर्म डील करती है। तो जो कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो भी जब ये प्रोवाइड करता है कि भाई आप शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, तो इट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। और यह है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। दीज कैन बी बॉट, सोल्ड, हाइपोथिकेटेड एंड बिक्वीथ। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई इनको आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो। और हाइपोथिकेट का मतलब होता है कि जैसे हम क्या करते हैं, अगर कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं, मान लेते हैं हम एक व्हीकल परचेज करते हैं अंडर लोन, तो वो उसकी ओनरशिप हमारे पास प्रॉपरली नहीं होती है। नहीं, हमारा नाम सब कुछ होगा, आरसी में सब कुछ हमारा नाम होगा, लेकिन आपने देखा होगा अगर उसकी आप आरसी उठा के देखेंगे, अगर आपने कोई चीज़ फाइनेंस कराई है तो वहाँ पे लिखा होता है अंडर हायर परचेज एग्रीमेंट। तो इसका मतलब होता है जब तक आप क्लियर नहीं करोगे सब कुछ और आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तब तक अल्टीमेटली वो गाड़ी पूरी तरह से आपकी नहीं होती। ठीक है। एंड बिक्वीथ का मतलब होता है कि किसी चीज़ को जब हम मॉर्गेज करते हैं, प्लेज कर देते हैं, इन शॉर्ट हिंदी में गिरवी रखना, तो इन शेयर्स के साथ ये चीज़ हो सकती है, इसीलिए इनको गुड्स जो है ट्रीट किया जाता है। अब देन बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ शेयर्स की। तो इसमें आपका प्रेफरेंस शेयर है। प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है कि अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल विच कैरीज और वुड कैरी अ प्रेफरेंशियल राइट विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स either as a fixed amount or amount calculated at fixed rate and repayment in case of winding up। तो भाई प्रेफरेंशियल का मतलब होता है, प्रेफरेंस का मतलब सभी को पता होगा, किसी को आप कह सकते हो कि प्रायोरिटी देना। तो यहाँ पे जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो भी शेयर कैपिटल का वो पार्ट होते हैं जिनके ऊपर प्रेफरेंशियल राइट होता है, यानी उनको हमेशा डिविडेंड पहले मिलेगा, किसी एक फिक्स रेट पे मिलेगा या फिर सबसे पहले कैलकुलेशन होगा उनका। एंड इवन इन केस अगर रीपेमेंट होता है कैपिटल का, जैसे कि फर्म अगर बंद हो गई, वाइंड अप हो रही है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी जब पेमेंट होगा इनको सबसे पहले होगा। दिस इज द सेक्शन 43B ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। देन बात कर लेते हैं दूसरे टाइप ऑफ शेयर की जो कि है इक्विटी शेयर। तो दीज आर द लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग सोर्स फॉर एनी कंपनी। ये लॉन्ग टर्म के लिए जो कंपनीज होती हैं वो यूज़ करती हैं। These shares are issued to the general public and are non redeemable in nature। ये नॉन रिडीमेबल होता है, इनको रिडीम नहीं किया जाता। रिडीम का मतलब कि फ्यूचर में ऐसा नहीं होता कि इनका रिडम्पशन होगा कि आप इन्हें वापस ले रहे हैं, आप किसी को कुछ और मतलब पेमेंट कर रहे हैं शेयर होल्डर्स को। जैसे प्रेफरेंस शेयर के केस में होता है ऐसी कंडीशंस कि वो रिडीमेबल भी होते हैं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनको फ्यूचर में पेमेंट देकर जो कंपनीज होती हैं वो ले लेती हैं, और कई बार वो कन्वर्टेबल भी होते हैं जिनको कन्वर्ट कर दिया जाता है इक्विटी शेयर्स में। इन्वेस्टर इन सच शेयर्स होल्ड द राइट टू वोट, शेयर प्रॉफिट एंड क्लेम एसेट्स ऑफ द कंपनी। तो इसके केस में क्या होता है, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं इनके पास वोटिंग राइट होता है। एनुअल जनरल मीटिंग में जाते हैं, ये वोटिंग करते हैं, प्रॉफिट्स भी शेयर करते हैं और एसेट्स पर इनका क्लेम भी होता है। जबकि प्रेफरेंस शेयर के केस में ऐसा नहीं होता, उनको वोटिंग राइट नहीं मिला होता है अनटिल एंड अनलेस कुछ ऐसी चीज़ हो जो कि उनके राइट्स को या उनके एग्जिस्टेंस को अफेक्ट कर रही हो, तभी वो वोट कर पाएंगे, अदरवाइज वो वोट नहीं कर सकते। These shares do not carry any preferential right over the dividend or repayment of capital। तो भाई इनके केस में कोई भी प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता। अगर कंपनी डूब जाती है तो ये जो इक्विटी शेयर्स हैं ये भी डूबेंगे, इनको कुछ भी रिफंड नहीं होगा। अगर मिलेगा भी तो एट द एंड मिलेगा, अगर कुछ
बच गया। यह है सेक्शन 43(1) कंपनीज एक्ट 2013 का। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।